हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिख के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम पिछले क्लास में आपको लगातार काफ़ी लंबे टाइम से हम ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ाए हैं, उसी को हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हुए बहुत सारे टॉपिकों को हम ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि कम टाइम में आपको फटाफट रिविजन करा दे और नए टॉपिकों को फिर लिखते हुए हम आपको आगे कंटिन्यू पढ़ाएँ। तो चलिए ध्यान से वीडियो में बने रहिए, मन से पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लाइव क्लास में देख रहे थे कि जो ना साउंड क्वालिटी तो ठीक थी लेकिन वीडियो की क्वालिटी ब्लर हो रही थी, बार बार अपना ऑटो फोकस ले रहा था। तो हम इसमें ऑटो फोकस रोक करके आपको हम वीडियो बना रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए और चलिए देखते हैं। पिछले जो है ना लंबे टाइम से हम लोग जो है अध्ययन करते हुए आ रहे थे, किसको लेकर के, तो जरा टॉपिकों को समझिए बाबू। हम लोग टॉपिकों को जो सीखते आ रहे थे, जन्म को देख रहे थे कि जनन क्या होता है या जनन हम किसको कहते हैं। हम बताए थे कि जनन एक वैसी क्षमता या विधि या क्रिया या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देता है। तो इस क्रिया या प्रक्रिया या क्षमता को हम जनन कहते हैं। ये क्षमता जो है मुख्य रूप से अगर हम प्रकार के रूप में देखें तो एक प्रकार के रूप में अगर देखा जाए, जनन के प्रकार को अगर हम बात कर लें तो इसके प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बाबू, ठीक है ना। वैसी क्षमता जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है जनन करने के लिए या अपने जैसे संख्या या संतानों को जन उत्पन्न करने के लिए। तो वैसे जनन को हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं बाबू, तो लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरी बात, इनमें सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं, ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे। वैसे जरा जनन या क्षमता जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ती है बाबू, तो वैसे जननों को हम लोग क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। ये आपको बात बताया गया, ऑफलाइन क्लास में चर्चा की गई थी। अब इन दोनों में से हम पहला की जो है बात करते हैं, इसके जो प्रकारों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अलैंगिक जनन के प्रकार। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो अगर हम इसके प्रकारों को देखें तो आप लिखा हुआ देख रहे होंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके प्रकारों को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं बाबू, तो 6 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो चलिए लोग देखते हैं, या ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों को लेकर के, तो ज़रा समझने वाली बात यहाँ पर आ जाती है बाबू कि इसके हमें मुख्य रूप से अलैंगिक जनन के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, तो 6 प्रकार देखने को मिलते हैं बाबू। ये 6 प्रकार जो है आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला प्रकार को हम लोग बोलते हैं फिजन, इसे में हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो विभाजन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, विभाजन। दूसरा को लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, मुकुलन कहते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इसलिए इंग्लिश लिखा हुआ है ताकि समय बच, नहीं तो इसमें डबल समय लग जाती है और आप पढ़े हैं तो आपको बोरिंग न लगे, इसलिए पहले ही लिख दिया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो होता है उसको बाबू बोलते हैं नवजीवन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा को हम बोलते हैं बाबू खंडन। पांचवा को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, बीजाणु जनन। चलिए, और छठा को जो हम लोग बोलते हैं बाबू वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या प्रजनन। चलिए तो यहाँ तक क्या होगा। अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हुए बात करें तो इन 6 में से हम पहला को लेकर के चलते हैं और अध्ययन करते हैं। अगर हम इन 6 में से पहला को लेकर के चलते हैं और समझते हैं तो हमें मालूम पड़ती है बाबू कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो आप जस्ट लाइक यहाँ पर देखेंगे कि इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं बाबू। तो देखिए विभाजन या इसको विखंडन भी कहते हैं। तो विभाजन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं बाबू। पहला जो होता है उसको लोग बोलते हैं द्विविभाजन, इसको हिंदी में द्विविभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, द्विविभाजन कहा जाता है। दूसरा जो यहाँ पे देख रहे होंगे इसको हिंदी में लोग बहुविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बहुविभाजन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रकार किसका, तो विभाजन का। हम बता दें कि विभाजन किसको कहते हैं, तो बताया गया था कि जब भी कोई जीव टूट करके 2 या 2 से क्या करता है बाबू, जब कोई भी जीव टूटता है और टूटने के बाद क्या करता है, या तो 2 जीव का निर्माण करता है या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है। समझ में आ रही है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विभाजन कहते हैं।
वही बात बताया कि दो प्रकार के होते हैं। तो अगर कोई जीव टूट करके दो जीव का निर्माण कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो द्विभाजन कहेंगे। और जब दो से अधिक जीवों का या अनेक जीवों का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग बहुविभाजन कहते हैं। क्लियर हो गए पॉइंट। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं द्विभाजन के। अगर हम प्रकारों की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो जरा ध्यान देंगे। इसके अगर हम प्रकार की चर्चा करें तो इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं बाबू। एक होता है साधारण द्विभाजन, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य द्विभाजन और तीसरा होता है अनुप्रस्थ द्विभाजन। इसमें क्या होते हैं कि जो ना अनियमित तरीकों से जीवों का विकास होता है या अनियमित तरीकों से जीव अपनी संख्याओं को 2 को बनाते हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूड बीच में से जो है कट करके जो है अपनी संख्याओं को 2 बनाते हैं। और इसमें क्या होती है बाबू, तो बीच में एक लंबा और एक होता है ऐसे, इस प्रकार देखिए जो पेंसिल है, ठीक है ना, अगर ऐसे जो है कट के बीच में ऐसे कट के बढ़ रहा है और अपनी संख्या को 2 को बना रहा है तो LBF लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन। और अगर ये ऐसे करके बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और अनियमित, उसका कोई अपना खास प्रोसेस नहीं है, अनियमित तरीके से या इनरेगुलर प्रोसेस के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको देना चाहें तो अब हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल में हम आपको अमीबा को पढ़ाए थे, ठीक है, अमीबा को बताए थे। ऐसे आप खुद नोट्स में बहुत सारे टॉपिक लिखवा दिए गए हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे किसको लेकर के, तो यूग्लिना को लेकर के बाबू। किसको पढ़ाए थे, तो यूग्लिना को लेकर के हम बताए थे। जरा ध्यान दीजिए क्या कि यूग्लिना में इस प्रकार की जो है ना एबिलिटी होती है। अब इसमें हम जो है एग्जाम्पल दिए थे बाबू, याद कीजिए, इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था वो क्या दिया गया था, पैरामीशियम दिया गया था बाबू। क्या दिया गया था, पैरामीशियम दिया गया था। इस प्रकार की प्रोसेस आपको बताई गई थी। क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक समझ में आ रही है सबको। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा ध्यान दीजिए बाबू, ये टॉपिक तो हो गई। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिए, ये सब पूरी जानकारी आपको ऑलरेडी दिया हुआ, विस्तार पढ़ाया हुआ है। इतना ज़्यादा समय इस पर हम देना उचित नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो बच्चे नए हैं, ठीक है ना, तो वो ध्यान से पीछे जो है ना पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे इसके बारे में भी पढ़ाया गया है, और नहीं तो फिर ऑफलाइन का क्लास में आकर के ढंग से और भी पढ़ेंगे। और धीरे धीरे हम ऑनलाइन भी, और जो टॉपिक नया आने वाली है उसको थोड़ा विस्तार में हम आराम से चलेंगे लेकर के, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दीबाजी में हम खत्म कर रहे हैं ताकि नए बच्चे भी इसके साथ बेहतर तरीके से सीख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए बाबू, ये सब तो टॉपिक हो ही गई। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, जरा ध्यान दीजिए। पहला तो खत्म हो गई, दूसरा इसमें जो पॉइंट आप देखा था बहुविभाजन। तो बता दें कि जब 2 जीव टूट करके बटे तो द्विभाजन, और अनेक जीवों का निर्माण हुआ तो बहुविभाजन। द्विभाजन में जितने भी आमतौर पर कोशिकीय जीव होते हैं ज़्यादातर वही शामिल है, और इसके अंदर कोशिकीय के अलावा कुछ अन्य जीव भी शामिल होते हैं जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं किसको, तो ज़रा ध्यान से देखिए। पहला तो हम लोग देख लिए थे बाबू, ज़रा ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विभाजन के प्रकार। अब हम मुकुलन की बात करेंगे। तो मुकुलन में हम बताए थे कि जब किसी जीवों के शरीर के सतह पर बड का ईमन शरीर के सतह पर अंदर की ओर होता है, सतह पर क्या बन रहा था बाबू, बड बन रहा था। जरा ध्यान दीजिए, क्या बन रहा था बाबू, बड का निर्माण हो रहा था। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर बड बन रहा है, क्या बन रहा है बाबू, तो जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बात आ जाती है बड को लेकर के। किसको लेकर के बाबू, हाँ, हम बड की बात करते हैं। इसको हम लोग उभार कहते हैं, उभार या मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल। ये उभार जो है ना, अगर मान के चलिए कोई जीव है, इसके शरीर के सतह जो है बाबू, ये सतह के बाहर, सॉरी ब्लैक ही है तो ब्लैक पता नहीं चल रहा है। जैसे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये शरीर का इसका सतह है, तो ये शरीर के सतह के बाहर की ओर बन रहा है या अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर बाहर की ओर बन रहा है तो इसको लोग बोलते हैं क्या, बाह्य मुकुलन, और अंदर की ओर बन रहा है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, अंतः मुकुलन। इसको हिंदी में हम लोग बाह्य मुकुलन कहते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग अंतः मुकुलन कहते हैं बाबू। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग हाइड्राइस्ट को अध्ययन किए थे कि इस प्रकार की क्रिया है ना, मतलब शरीर के सतह पर बाहर की ओर जो यह उभार बनता है वो हाइड्राइस्ट में देखने को मिलता है, और एक इसमें बाबू तो जन स्काईफाई इत्यादि में देखने को मिलता है। ये पूरी जानकारी आपको दी गई थी।
इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो टॉपिक है बाबू नवजीवन को लेकर के। क्या है बाबू? नवजीवन। तो इसमें हम बताते हैं कि शरीर के जीवों का कोई भाग वैसा होता है जो कट जाता है, टूट जाता है और बहुत दिन बाद या कुछ समय बाद वो पुनः विकसित कर जाता है, पहले जैसा रिपेयर हो जाता है, तो उसे लोग नवजीवन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम पढ़ाए थे और बताए थे कि छिपकली का पूंछ हो गया, स्टार फिश हो गया, या स्पंज वगैरह में ये सब क्षमता देखने को मिलती है। खंडन में भी आपको बताया गया था कि शरीर का कोई भाग जो है ना टूटा और जो है ना नमी वाले स्थानों पर या मिट्टी पर आया और उसके बाद उससे नए जीवों का विकास हुआ, तो उसको खंडन कहते हैं। बीजाणु जन्म में आपको बताया गया था कि बीजाणु इसमें जो है ना विकसित करती है, और बीजाणु विकसित करते हुए क्या करता है बाबू? तो नए जीवों का निर्माण करता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। बीजाणु आपको दो तरह के मोटे बताए गए थे कि बीजाणु दो तरह के हो सकते हैं, एक होते चल बीजाणु और दूसरा होते अचल बीजाणु। इन दोनों में अंतर भी आपको लिखवाए थे कि चल बीजाणु हमेशा चल होते हैं, वो अचल होते हैं। एक कसाबी होते हैं, चल कसाबी होते हैं, वो अकसाबी होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको दी गई थी। इसके एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको अंतर बता दिए गए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद हम लोग देखिए, पहला तो देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा देख लिए, चौथा देख लिया और यहाँ तक कि पांचवा देख लिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसके कोई प्रकार ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। अब जब ध्यान से देखेंगे तो इसके प्रकार बता दिए गए, इसके प्रकार बता दिए गए, इसके तो है ही नहीं, इसके प्रकार होते हैं जो हम लोग आगे देखते हैं आखिर है क्या। इन टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिए बाबू, देखिए थोड़ा सा इधर जो है ना आपको हम दिखा देते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर आप जरा नज़र डालिए और गौर कीजिए। यहाँ पर एक ही साथ हम सबको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको देखिए। चलिए तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू, नीचे कटे नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब एक ही जगह दिया हुआ। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, ऐसा चाहे तो आप एक जगह इसको स्क्रीनशॉट, हम साइड हो जाते हैं, ले सकते हैं इस प्रकार से। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक जगह इसको रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में मदद मिल जाए। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। तो 5 तक हम देख लिए, छठा को देख रहे थे, कायिक प्रवर्धन क्या होता है या किसको कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में सबसे ज़्यादा जानकारी आपको देने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर कायिक भागों का योगदान होता है बाबू। कायिक भाग किसको कहते हैं? तो आमतौर पर जड़ को, तना को और जो पत्तियां होती है बाबू, लीफ जिसको बोलते हैं, इसको कायिक भाग कहते हैं। और अगर कायिक भागों द्वारा प्रजनन होती है तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। और एक कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या होते हैं बाबू? तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होते हैं। शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कायिक प्रवर्धन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कायिक प्रवर्धन हो गया। और ये हो गया क्या बाबू? तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जगह कम है इसलिए शॉर्ट कर दी, कायिक प्रवर्धन पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन किए, तो हमें मालूम पड़ा कि आखिर प्राकृतिक और कायिक किसके आधार पर हम लोग चलेंगे। तो जब जड़ और तना और पत्तियों के द्वारा या माध्यम से क्या करते हैं, जीव उसकी संख्या को बढ़ाते हैं या मानव उसको संख्या को बढ़ाते हैं, तो उसे आमतौर पर क्या कहा जाता है बाबू? उसे आमतौर पर जो है ना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है। जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? एक होता है कलम लगाना, दूसरा जो होता है बाबू क्या होता है? दाब कलम, दूसरा होता है बाबू दाब कलम होता है, और तीसरा जो होता है बाबू क्या होता है? कलम बंधन होता है। और जो चौथा जो होता है बाबू वो होता है क्या? उत्तक संवर्धन। उत्तक क्या होता है बाबू? तो संवर्धन होता है। ये जानकारी आपको दी गई, जरा ध्यान देंगे। हम थोड़ा सा इसको कैप्चर करते हैं, छोटा इसलिए जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, उसका तब इसको विस्तार हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बताए थे कि जब क्या हो, हम किसी पौधे से क्या कर रहे थे, तो टहनी के काट कर क्या लगा रहे थे, तो उसे कलम लगाना कह रहे थे। पौधा है, इसके टहनियों को काट करके इसको नमी वाले स्थानों पर लगा दिए तो कलम लगाना उसे कहते हैं। कलम मतलब क्या बाबू? टहनी, और लगाना मतलब उसको
उपजाना। तो कलम के काट को, अगर हम तना के काट को लगाते तो उसको कलम लगाना। कह रहा दाब कलम, कलम को हम लोग क्या करेंगे, जो तना है, दाब मतलब क्या, दबाना, और कलम मतलब टहनी। तो टहनियों को हम दबा के नीचे मिट्टी की ओर जो है मिट्टी तरफ ले जाएंगे, उसको दबा देंगे और नमी वाले जगहों पर, और उसको न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे या नमी वगैरह देते रहेंगे, तो उससे जो है विकास होगा, और उससे विकास जो पौधा होगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग दाब कलम कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, दाब कलम। इसके अलावा जो है ना कलम बंधन में दो अलग अलग जो है ना पौधों को उपयोग करते हैं, उच्च किस्म और दूसरा निम्न किस्म का। उन दोनों के जो है ना इक्वल सेम जो है ना क्या करते हैं, टहनियों को काट लेते हैं, और काटने के बाद उसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और उससे जो है ना न्यूट्रिएंट्स देने के बाद कुछ समय जो अंकुरित निकलती है या तना निकलता है, उसमें क्या होती है बाबू, तो उच्च किस्म के निम्न किस्म के पौधों में उच्च किस्म के फल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नींबू में संतरा या अन्य इस प्रकार के जो है ना हम जो है ना प्रोसेस को करते हैं। इसके भी अलग अलग तरह के होते हैं बाबू। ये जो है बहुत तरह के जो है कलम, इसके भी जो है ना बहुत सारी जगह पर आपको प्रकार देखने को मिलेंगे, ढेर सारे। इसके भी आपको 3-4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं बताए गए हैं। इंस्टीट्यूट के बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें भी बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें क्या है, नीट का बुक है, तो इसमें आपको ढेर सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। आपको जरूरत नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है। जैसे कि हम आपको इसमें बता देते हैं कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ग्राफ्टिंग जो है ना मुख्य रूप से इसमें 5 को बताया गया है बाबू। हम तो 4 ही बता रहे हैं, इसमें 5 बताया गया है अलग अलग नामों। कभी जानने की इच्छा होगा तो हम क्लास में आपको चर्चा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ज़रूरत है ही नहीं, बहुत इतना बताया हुआ है। अब उत्तक संवर्धन भी आपको जल्दी ही पढ़ाया गया है, क्या होता है नहीं होता है। इससे पहले जो टॉपिक चल रहे थे जड़ द्वारा, तो हम लोग प्रजनन जड़ द्वारा भी जो है पढ़े थे कि किस में होता है। तो ज़रा याद कीजिए, मूली गाजर जितने भी होते हैं, शलजम उलजम जो है इसमें होती है। वराफिलम किसके द्वारा होती है बाबू, पत्तियों द्वारा होती है। बुलबिल पे हम जो है ना चर्चा किए थे, जो है ना आगे वगैरह का जो चर्चा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना इस माध्यम से प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो उसका पढ़ाया हुआ सब एग्जाम्पल में दिए हुए हैं बाबू। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तना है बाबू। क्या है, तना। तना जो है होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला तना को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड तना, यानी भूमिगत तना। दूसरा को हम लोग भूपृष्ठीय तना या हम लोग अर्ध वायवीय तना कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसको लोग वायवीय तना कहते हैं बाबू। ये भूमि के अंदर होते हैं, 3 तरह के होते हैं। राइजोब जैसे क्या हो गया बाबू, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, इसमें प्रोसेस होती है। आलू में हो गया, उसी प्रकार से जो है ना अगर हम कॉम्स हो गया जो है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बाबू। ये और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखनी है। ये जो है ना प्याज हो गया, लहसुन वगैरह जन्म में सब प्याज में देखने को मिलते हैं। इसमें ये पूछा जाता है, जैसे दूब घास वगैरह हो गया, सौकर इसमें इंपॉर्टेंट है। ये ऑफसेट वगैरह पूछा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादातर इसमें 3 को इंपॉर्टेंट है बाबू, तो ये याद रखनी है। सब VBA टॉपिक है, जो है ना ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन तो भी उसको याद कर लेना है, इसको भी याद कर लेना है। लेकिन जो हाईलाइट पॉइंट किया हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बताया गया था कि अर्धवायवीय तना होते हैं, इसके माध्यम से प्रोसेस होते हैं। तो टोटल जो है ना आपको क्विक रिविजन हम फास्टली थोड़ा करा दिए, किसको, अलैंगिक जनन को लेकर के बाबू। तो अलैंगिक जनन टोटल जो है ना खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं किस तरफ, तो ज़रा ध्यान देते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं लैंगिक जनन तरफ की चलते हैं बाबू। लैंगिक जनन की तरफ हम लोग चलते हैं और लैंगिक जनन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि लैंगिक जनन किसको कहते हैं। वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वैसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। या वैसा जनन जिसमें नर सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं, यानी लिंग अंग भाग लेते हैं, तो वैसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। या वैसा जनन जिसमें निषेचन की क्रिया होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, इग्नज बनते हैं, तो वैसे जनन को भी हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। एक नहीं, अनेक डिफिनेशन होते हैं बाबू, रटना नहीं है, बिल्कुल डिफिनेशन को याद करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ट याद करना है, ताकि लंबे टाइम तक याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो साइंस बायोलॉजी जो है बहुत, इसमें चैप्टर बहुत, लैंग्वेज बहुत, टॉपिक्स पढ़ने हैं बाबू, कितना रटिएगा। इसलिए अपने से लैंग्वेज बनाने की सोचिए और टॉपिकों को लेवल से सीखिए या उस तरीके से सीखिए कि आप खुद से 1 नहीं 2 3 नहीं बल्कि मल्टीपल लैंग्वेज बना सके। तो मल्टीपल लैंग्वेज बनाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। किसी टीचर के द्वारा रटा हुआ जनरल लैंग्वेज आपको लंबे टाइम तक काम नहीं आएगा बाबू। वो अगला का मेहनत है कि वो जनरल लैंग्वेज रटा है, आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ टॉपिकों को ज़्यादा समझेंगे ज़्यादा मजा आएगी। इसलिए समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, रटने पर नहीं, लिखने पर नहीं। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा लिखने, कॉपी भरने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आप बेहतर नहीं कर सकते हैं, बाद में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए याद करना है, टॉपिकों को समझते हुए जना और सीखना है। तो चलिए लोग देखते हैं। बताया गया था कि वैसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वैसे जनन को क्या कहते हैं बाबू, लैंगिक जनन। वैसा जनन जिसमें क्या हो, तो ध्यान देंगे क्या हो बाबू, जरा ध्यान दीजिए, लिंग अंग भाग लेता है, तो वैसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। या वैसा जनन जिसमें अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है और साथ साथ निषेचन की क्रिया होती है,
तो वैसे जननों को भी हम लैंगिक जनन कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा जनन जिसमें क्या हो, युग्मनज का निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण हो, तो वैसे जनन को भी हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं बाबू। ध्यान रहे, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, क्लोन कहते हैं। सॉरी, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के जन माध्यम से जो उत्पन्न होते हैं जीव, उन्हें ऑफस्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बाबू, ऑफस्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें वेरिएशन बहुत होती है, भिन्नताएं ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इसके लाभ के जो है संदर्भ में बताया जाता है। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से अलैंगिक जनन के लाभ और हानि होते हैं, जो हम आपको ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ तक अगर किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। और अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न होते हैं जीव बाबू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न जीव होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न जीव होते हैं उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं बाबू। क्लोन जो होते हैं अपने पेरेंट के समान होते हैं, 100% समान होते हैं, आनुवांशिक और हर एंगल से जो है ना अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, लैंगिक जनन से जो उत्पन्न जीव होते हैं, वो 50-50% मिलने से जो है नए उनका उत्पत्ति होता है। माता पिता के 50-50 जो है ना % मिलने से उनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए उनमें भिन्नताएं यानी वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात आपको पूरी तरह से जानकारी दिया गया। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बेहिचक बोलिए या पूछिए। चलिए, अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, लैंगिक जनन तो हो गया। अब इसके अलावा हम लोग आगे बात कर लेते हैं बाबू। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम थोड़ा सा जीवन काल पढ़ रहे थे तो जीवन काल के आधार पर हम लोग देखते हैं कुछ पौधे वैसे होते हैं जो 1 वर्ष में पूरा जीवन काल को पूरा कर रहे थे। कुछ पौधे वैसे थे जो 2 वर्षों में पूरे जीवन काल को पूरा कर रहे थे। कुछ वैसे पौधे थे जो अनेक वर्षों में जो है ना जीवन काल को पूरा कर रहे थे। क्या वो अनेक वर्षों में जो है ना, अनेक वर्षों में क्या कर रहे थे, तो जीवन को पूरा कर रहे थे। तो इन पौधों को अलग अलग नाम दिया गया बाबू। जीवन काल पूरा करने का मतलब कि जो है ना विकास करना शुरू किए, विकास करते करते उनमें फूल फल लगा, फिर परिपक्व होकर मर गया, डेथ कर गया। तो जीवन काल हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाए हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब जो पौधा 1 साल में पूरा जीवन को पूरा करता है तो वैसे पौधे को हम लोग एक वार्षिक कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू, एक वार्षिक कहते हैं। 2 साल में जो पूरा करते हैं उन्हें 2 वार्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, 2 वार्षिक कहते हैं। और जो अनेक सालों में जो है पुष्पित होते हैं उन्हें बहुवार्षिक कहते हैं। बहुवार्षिक कहते हैं बाबू। कोई दिक्कत? अब चलते, ये तो बात हो ही गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो आपको जानकारियां दी कि 1 साल में जो पूरा जीवन काल पौधा करेगा तो उसको एक वार्षिक कहेंगे, एक वर्षीय कहते हैं। एक वार्षिक या एक वर्षीय, एक वर्षीय, इसको लोग बोलते हैं द्वि या 2 वर्षीय, द्वि या 2 वर्षीय, ऐसा। ठीक है ना। तो ये बात आपको जानकारियाँ दी गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेकिन जो अनेक जो है ना वर्षों में जो है पूरा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बाबू, बहुवार्षिक या बहुवार्षीय कहते हैं। क्लियर हो गए पॉइंट। चलिए, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। पूरी जानकारी आपको दी गई, ध्यान रहे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि कुछ पौधे वैसे होते हैं, इनकी चर्चा हम थोड़ा सा करते हैं। क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ पौधे वैसे होते हैं बाबू जो पूरे जीवन काल में 1 बार पुष्पित होते हैं। पूरे जीवन काल में 1 बार पुष्पित होते हैं, यानी अपने लाइफ स्पेन में, इंग्लिश में लिख देते हैं, लाइफ स्पेन की बात करते हैं, यानी जीवन काल, जिसको हिंदी भी लिख देते हैं। पूरे जीवन काल, पूरे जीवन काल में क्या होता है बाबू, तो 1 बार पुष्पित होते हैं। कितने बार पुष्पित होते हैं बाबू, 1 बार पुष्पित होते हैं। मतलब पुष्पित होना मतलब फूलते हैं, फूलना, 1 बार फूलते हैं। बात में आ रही है। तो वैसे पौधे को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक बोलते हैं बाबू। क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पॉइंट्स है मोनोकार्पिक प्लांट्स या मोनोकार्पिक पौधे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये पूरी जानकारी दी गई। वह ऐसा पौधा, ठीक है ना, जो पूरे जीवन काल में क्या होते हैं, वह ऐसा पौधा जो अपने जीवन काल में, क्या बाबू, अपने जीवन काल में कितने बार, एक बार पुष्पित होता है या फूलता है। तो वैसे पौधे को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, तो वैसे पौधे को हम आमतौर पर कहते हैं बाबू मोनोकार्पिक पौधा या प्लांट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर रूप में हम आपको जानकारियाँ देना चाहें तो आप ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर जैसे में हम बात करें कि आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जो पूरे अपने जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है बाबू, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि एक पौधा होता है जिसका नाम है बांस, बम्बू जिसको हम बोलते हैं, बांस हो गया, दूसरा हो गया केला हो गया, तीसरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगेव हो गया। आप और भी अगेव के बारे में कई बार चर्चा किए गए हैं। ये सब पौधे वैसे हैं जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होते हैं बाबू, कोई दिक्कत। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा आप ध्यान दीजिए, अभी कुछ क्या है, वैसे पौधे होते हैं जो पूरे 12 सालों में, कुछ वैसे पौधे भी होते हैं, कुछ वैसे पौधे हैं कुछ वैसे पौधे भी हैं बाबू जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं। कितने वर्ष में बाबू, 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। एक बार क्या होते हैं बाबू, पुष्पित होते हैं। क्या होते हैं, एक बार पुष्पित होते हैं। एक बार क्या होते हैं बाबू, पुष्पित होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उन पौधों को हम लोग किन नाम से जानते हैं, या वैसा कौन सा पौधा है, ठीक है ना, जो एक पूरे जीवन काल में 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। तो वैसे पौधों को अगर हम जानना चाहें बाबू, तो वैसे पौधों को हम लोग कहते हैं नीला कुरेंजी। क्या कहते हैं बाबू, नीला कुरेंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नीला कुरेंजी। ये आमतौर पर कहाँ देखने को मिलती है, जरा हम थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें। ये आमतौर पर आपको जो है कर्नाटक, तमिलनाडु या तो जैसे देख लेंगे आप अपने हिसाब से। और कहाँ बाबू, केरल के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी है बाबू, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है बाबू, कहाँ देखने को मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में। अब थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बताना चाहें कि ये जब उगते हैं वहाँ पर तो कैसे दिखते हैं, ज़रा समझिए। यहाँ पर जब ये उगते हैं वहाँ पर तो ज़रा ध्यान दीजिए। ये अगर हम बात कर लेते हैं उगते हैं तो कब उगते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। ये 12 वर्षों में उगते हैं। शुरुआती जो है समय इनका उगने का जो रहा था बाबू, वो 2006 रहा है। फिर उसके बाद जो है ना, ये कब, तो 2018 में उगे, पुष्पित हुए थे। उगना नहीं, पुष्पित होना। कितने में पुष्पित हुए थे, 6 में। फिर उसके बाद कितने में, तो 18 में। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट जो है ये पुष्पित होंगे बाबू, वो कब होंगे, तो 2030 में आने वाली जो है ये उग चुके हैं, ये उगेंगे अभी। ठीक है, 2030 में। और जब ये उगता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पहाड़ी इलाकों में जो है ना क्या किया हुआ है, तो कारपेट बिछाया हुआ है बाबू। क्या लगता है, चारों तरफ यहाँ पर कारपेट बिछाया हुआ है। कारपेट या कालीन भी जिसको कहते हैं, कारपेट या कालीन जो है ना बिछा हुआ जैसा दिखता है।
बिछा हुआ जैसा जो है ना प्रतीक होता है, प्रतीत होता है बाबू, या दिखता है? प्रतीत होता है, प्रतीत होता है या दिखता है? बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पॉइंट आपको जानकारियाँ दी गई बाबू, क्लियर हो गया? अब चलते हैं, ये पूरी आपको कुछ जानकारियाँ जो है ना यहाँ पर दी गई, जब ध्यान से देखिए। इसको हम थोड़ा सा आपको एक जगह कर देते हैं सबको, जो जो पढ़े आप हैं इससे, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा मदद मिले। देखिए इसको आप जहाँ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि याद करने में आपको मदद मिले। चलिए ये पूरी जानकारी आपको दी गई बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हमारा टॉपिक जो है, अब नेक्स्ट जो है ना हम लोग जो है टॉपिक को लेकर के अध्ययन करेंगे। ज़रा इसको आप समझते जाएंगे और जो दिक्कत होगा वो पूछते जाएंगे बाबू, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम बात कर ले, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए बाबू, तो हम बता रहे थे क्या, अब इसके अलावा हम नया टॉपिकों को देखते हैं और समझते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। टॉपिक है बाबू सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। क्या बाबू? जीवों में लैंगिकता की बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम जीवों में लैंगिकता की चर्चा करें तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर जीवों में लैंगिकता है क्या, या कहते किसको है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं बाबू। जरा ध्यान से देखिए, देखिए देखिए जीवों में अगर लैंगिकता की बात करें तो जीवों में जना अलग अलग प्रकार से जना उनमें जहाँ जनन करने की क्षमता होती है बाबू, या अलग अलग प्रकार की उनमें एबिलिटी होती है, या भिन्न डिफरेंट टाइप की एबिलिटी होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की एबिलिटी होती है तो उन्हें हम लोग उसी के आधार पर क्या करते हैं, तो जीवों को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं बाबू। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक को हम लोग क्या कहते हैं, जरा यहाँ पर समझिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कहते हैं बाबू। एक को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना, यानी एक लिंगी। ये आपको बेसिक पॉइंट के रूप में हम शुरुआती में आपको पढ़ाए होंगे बाबू, याद कीजिए, एक लिंगी, ठीक है। और दूसरा जो हम बताए होंगे बाबू, आपको क्या बताए होंगे? बाइसेक्सुअल, जिन्हें हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी, या कहीं कहीं जो इसका नाम आपको उभयलिंगी भी मिलता है बाबू। क्या मिलता है बाबू? उभयलिंगी मिलता है। क्लियर हो गई? अब जरा चर्चा करते हैं कि एक लिंगी किसको कहते हैं और द्विलिंगी किसको कहते हैं, जरा समझिए। इसको अगर हम थोड़ा सा समझाना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे जीव जिनमें नर और मादा क्या है बाबू, एक शरीर में न रह करके अलग अलग हैं। नर और मादा क्या है बाबू? अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। यानी एक शरीर में नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही बॉडी में नहीं है, बल्कि वो क्या है, अलग अलग है। एक ही शरीर में न रह करके एक बॉडी, यानी एक शरीर में वन बॉडी, एक शरीर में जहाँ न रह करके नर और मादा अलग अलग है। जैसे मानव में क्या है, नर अलग मादा अलग, तो एक लिंगी। ऐसे जना गाय भैंस बकरी जितने भी जीव होते हैं वो सब एक लिंगी माने जाते हैं। ऐसे पौधे भी बहुत सारे होते हैं बाबू। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, पौधे के संदर्भ में जब एक लिंगाश्री उपयोग शब्द करते हैं, एक लिंगाश्री उपयोग करते हैं। क्या बाबू? एक लिंगाश्री। इसको हम आगे क्लास में जब जना लिखवाएंगे, इसको तो टॉपिक में लिखवा देंगे पूरा, सबको एक एक करके एग्जाम्पल लिखवा देंगे। एक लिंगाश्री पौधा कौन कहलाएगा, जंतु कौन कहलाएगा, ठीक है। एक लिंगी पौधा कौन कहलाएगा, एक लिंगी जंतु कौन कहलाएगा, ठीक है। एक लिंगाश्री किस कंडीशन में हम लोग उपयोग करेंगे और एक लिंगी किस कंडीशन में उपयोग करेंगे, पूरी जानकारी आपको डिटेल समझ देंगे। यहाँ पर विस्तार जाने में लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बहुत सारा टॉपिक फिर कैप्चर नहीं हो पाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कम टाइम में अधिक से अधिक टॉपिक को कैप्चर कर लें। जिन बच्चों को लगेगा कि जो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जानकारी दी गई, तो ये हो गया क्लियर। एक लिंगी किसको कहते हैं? तो जब जीव एक ही शरीर में नर और मादा न रह करके बल्कि अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी। और यही अगर पौधों में होता है
कि जना अलग अलग हैं जनन लिंग नर और मादा, तो उन्हें एक लिंगाश्री पौधा कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं किस तरह बाबू, तो दूसरा टॉपिक जो हमारा है द्विलिंगी। तो द्विलिंगी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होंगे, नर और मादा, नर और जो क्या होंगे बाबू, मादा होंगे, एक ही साथ पाए जाएंगे, एक ही शरीर में रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू, नर और मादा एक ही शरीर में रहते हैं। तो जब नर और मादा एक ही शरीर में रहते हैं तो वैसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी कहते हैं बाबू। जैसे आप केचुआ सुने होंगे, जोक सुने होंगे, टेपवर्म सुने होंगे। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं जिनमें नर और मादा साथ रहते हैं, एक ही शरीर में रहते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, वन बॉडी के अंदर होते हैं या वन बॉडी के अंदर विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। एक ही शरीर में नर और मादा दोनों होते हैं बाबू, क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो वैसे जीवों को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं बाबू। क्लियर, लेकिन अगर वही क्या रहे, अलग अलग हो, क्या हो जाए बाबू, अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग अलग, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी। क्लियर हो गया पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये पूरी जानकारी आपको दी गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें देखने को मिलती है बाबू। क्या, तो अब ये जब टॉपिक हम लोग देखें तो कुछ पॉइंट्स हमें और देखने को इसमें मिलती है, तो इसको लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं और तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे एक टॉपिक आप पढ़े होंगे, क्या, मासिक चक्र और मध चक्र। एक टॉपिक पढ़े होंगे बाबू, मासिक चक्र, और दूसरा टॉपिक जो होता है बाबू पढ़े होंगे मध चक्र। ये दोनों टॉपिक क्या होता है या किसको हम लोग जना, इसको किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से डिफरेंट है। मासिक चक्र को हम लोग आमतौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी कहते हैं, और मध चक्र को हम लोग ओस्ट्रस साइकिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए तो देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि मासिक चक्र क्या होगा, तो जरा समझिए बाबू। इसको समझने से पहले आपको एक बात तो समझना जरूरी हो जाएगा, प्राइमेट क्या होता है। प्राइमेट किसको कहते हैं, ठीक है। प्राइमेट को हम लोग हिंदी में प्राइमेटे कहते हैं। अलग अलग कहीं कहीं इसका थोड़ा मतलब बदलेगा, लेकिन ज़्यादातर जगह हिंदी इसका सेम ही मिलता है। प्राइमेट क्या चीज़ है, तो प्राइमेट का मतलब होता है कि वैसा जीव जो नर वानर की तरह दिखता हो। कैसा दिखता है बाबू, नर वानर की तरह दिखता हो। जो नर वानर की तरह दिखता है, जो नर वानर की तरह दिखता है, कैसा दिखता है बाबू, जो नरवानर की तरह दिखता है। बात समझ आ रही है, तो जो नरवानर की तरह दिखेगा तो उससे हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, प्राइमेट या प्राइमेट्स कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखते हैं, तो जब प्राइमेट्स किसको कह रहा है, नरवानर को, तो नरवानर की तरह कौन कौन दिखेगा बाबू, तो जरा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जिन जीवों में प्राइमेट जीवों में, और जिनमें जो नहीं दिखेंगे कैसे, नरवानर जैसे, उन्हें क्या कहते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में है तो घबरा नहीं, अगर आपको लगेगा सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड को कम कर लेंगे। देखिए, नॉन प्राइमेट जीव की हम बात कर लेते हैं। एक प्राइमेट हो गया और दूसरा क्या हो गया बाबू, नॉन प्राइमेट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो प्राइमेट क्या है और नॉन प्राइमेट क्या है, पूरी जानकारी आपको दी गई, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो नॉन प्राइमेट किसको कहेंगे, प्राइमेट किसको कहते हैं। जो नरवानर की तरह दिखेगा उसको प्राइमेट कहेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको नॉन प्राइमेट कहते हैं। अब देखते हैं कौन प्राइमेट कहलाएगा, कौन नॉन प्राइमेट कहलाएगा। जैसे मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला, समझ रहे हैं, या इसके अलावा जना आप कह सकते हैं जना चिंपैंजी, गोरिल्ला हो गया, या और भी इस प्रकार के जो मानव की तरह दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, लिमर हो गया, लंगूर हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग मानते हैं क्या, प्राइमेट्स हैं। क्या है बाबू, प्राइमेट्स। और इसके अलावा जो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, जना, ये सब जो जीव होते हैं उन्हें क्या माना जाता है बाबू, नॉन प्राइमेट माना जाता है। तो अब ध्यान देना है कि चाहे नर हो या जाना, देखिए प्राइमेट हो या नॉन प्राइमेट, दोनों में क्या होता है, चक्रीय प्रोसेस चलता है। मतलब हर महीना में कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता है बाबू। उनके जनन अंगों से बेकार पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जब निकलते हैं तो अगर वही प्राइमेट जीवों से निकलते हैं, क्या बाबू, अगर वही प्रोसेस कहाँ से निकला, प्राइमेट जीवों से अगर निकलता है, बेकार चीज़ें उनके शरीर से या जनन अंगों से, ठीक है ना, निकलता है, तो उसे मासिक चक्र कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है, मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक 28 दिनों पर दोहराता है। कितने दिनों पर दोहराता है बाबू, 28 दिनों पर दोहराते रहता है। क्लियर हो गई। अब चलिए जरा बात आ जाती है क्या, मध चक्र को लेकर के। तो कुछ वैसे जीव हैं जो नॉन प्राइमेट्स हैं,
तो जब नॉन प्राइमेट जीवों में चक्रीय क्रिया चलती है और उनके जनन अंगों से बेकार पदार्थ निकलता है बाबू, तो उसे नॉन प्राइमेट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नॉन प्राइमेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब नॉन प्राइमेट किसको कहते हैं जरा समझिए। तो जितने भी जानवर वगैरह हो गए सब नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। और हाँ एक बताओ, थोड़ा नॉन प्राइमेट और प्राइमेट में डिफरेंट है बाबू। अगर प्राइमेट्स में अगर मासिक चक्र आता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनको निश्चित मैथ करना हो, सॉरी मैथुन की क्रिया करने की जरूरत हो, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। हो तो भी ठीक है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर जहाँ देखा जाए प्राइमेट जीवों में तो ये चीज़ें बाबू उल्टा हो जाती है। यहाँ पर बहुत जरूरी होती है। आप देखे होंगे जानवरों में ऐसा कि जब उनके अंदर चक्रीय प्रक्रिया होती है तो जरा वो फुटा खींचने लगता है और भोंकने लगता है या भोंकने लगती है, ऐसा जरा भोंकने लगती है, सॉरी फीमेल के लिए तो भोंकने लगती है, आवाज़ करने लगती है और यहाँ तक कि रस्सी को कबार देती है या खूंटा तोड़ देती है, भागने लगती है। तो आदमी लोग हम लोग जो है ना क्या करते हैं, उसको उसके मेल के पास ले जाते हैं ताकि प्रोसेस कर सके सही से। तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया। तो ऐसा अगर प्रोसेस होता है जहाँ किस में नॉन प्राइमेट जीव में, तो उसको बोलते हैं मधुचक्र और इसको बोलते हैं मासिक चक्र। इसमें निषेचन जरूरी, अत्यंत जरूरी होता है, मतलब मैथुन क्रिया या शारीरिक संबंध अत्यंत जरूरी होता है जब मधुचक्र जानवरों में आए तब। लेकिन मानव में ऐसा होता नहीं है। अगर प्रोसेस हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। ये बात आपको जानकारियाँ दी गई। अब चलते हैं, ये सब तो पॉइंट हम लोग देख ही लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट भी हम देखना चाहेंगे जो आपको जानना चाहिए। ऐसे आप पहले ही जूनियर क्लास में पढ़ करके आए हैं, लेकिन तो भी फिर से एक बार हम उसको जो है हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा मदद मिल जाए। ये सब तो चीज़ है ही। हम लोग फेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घटनाएं की बात करेंगे। फेज ऑफ लाइफ स्पेन, क्या बाबू? फेज ऑफ जीवन काल का अवस्था, आधा साथ हाल, जीवन काल का अवस्था। क्लियर हो गए बाबू? अब इसके बारे में लोग थोड़ा सा बात करते हैं, तो जरा समझिए कि जीवन काल की अवस्थाएं क्या होती है, इसकी बात हम थोड़ा कर लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए। अगर जीवन काल की अवस्थाओं की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो जरा समझिए इसके मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है बाबू। ऐसे तो आप टोटल 5 अवस्थाएं पढ़ के आए हैं, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन जनन के सेंस में अगर इसके अकॉर्डिंग जो हम चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास में, इसके अकॉर्डिंग हम चले बाबू, तो आपको मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं देखने को मिलते हैं बाबू। कौन कौन? तो अब जरा समझिए यहाँ पर कौन कौन देखने को मिलते हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए। पहला जो अवस्था मिलती है बाबू, वो क्या मिलती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिए। पहली जो अवस्था मिलती है उसको लोग बोलते हैं बाल अवस्था या शैश अवस्था। शैश अवस्था या कहीं कहीं इसको बाल अवस्था भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन मतलब एक ही है। अब क्यों मतलब है उसको हम समझा देंगे, कहीं कहीं वह नहीं रहता भी है बाबू, ध्यान देंगे। दूसरा जो होता है इसको लोग बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था या इसी का दूसरा नाम होता है बाबू जनन अवस्था। क्लियर हो गया पॉइंट? अब चलते हैं। तीसरा जो होता है बाबू वृद्धा या प्रौढ़ावस्था होता है। वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था भी इसको बोलते हैं बाबू। प्रौढ़ा अवस्था, अवस्था भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं असाइलेंट रहता है, ध्यान देंगे हिंदी। अब चलिए, तो बात आती है रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, जुवेनाइल फेज हो गया और सेंट जना करके ऐसा फेज होता है बाबू। तो जरा ध्यान से देखेंगे। सेंट फेज जना इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज और उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो चलिए ध्यान देंगे। तो ये तीनों जना अवस्थाएं हो गए बाबू, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और समझते हैं। चलो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात क्या जाती है कि शैश अवस्था, जना किशोरा, या देखिए इसमें ज़्यादातर इसी को लेकर चलना है बाबू, जनन अवस्था को लेकर के चलना है। देखिए जब तक जीव जनन करता है, जब से जब तक करता है, मतलब कोई भी जीव हो उसमें जब से जनन करने की क्षमता जना शुरू हुई और जब तक चला, मतलब जब तक संतान को उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर है, तो उसे हम लोग क्या मानते हैं बाबू, जनन अवस्था के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और जैसे समाप्त हो गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रौढ़ा या वृद्धावस्था कहते हैं। और उससे पहले जब जन्म नहीं कर रहा था तो उससे पहले जो अवस्थाएं थी उसी को हम आमतौर पर क्या कहते हैं बाबू, बाल अवस्था कहते हैं। यानी लगभग मान के चलिए 9-10 की आयु से जन्म करने की क्षमता आती है मानवों में। तो 9 कहीं कहीं 9 से 11 आप लड़कियों में देखोगे क्या होता है बाबू, तो लड़कियों में गर्ल्स में क्या होती है क्षमता, कब से आती है बाबू, तो 9 से 11 वर्ष की आयु में आ जाती है। कितने बाबू, तो 9 से 11 वर्ष की आयु में आ जाती है। अगर वही हम बॉयज़ की बात कर लेते हैं तो बॉयज़ में देखने को मिलता है कि 11 से लगभग 13 वर्ष की आयु में शुरू होती है। कहीं कहीं थोड़ा आगे पीछे भी डेट मिलता है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो ये 2 बातें हम चर्चा कर रहे थे बाबू, लेकिन हम इसमें कॉमन लेकर चलते हैं। हम जो इसमें मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, 10 से ध्यान देखिए मान के चल रहे हैं, अब ज़रा ध्यान से देखिए। और ये चलता कब तक है, तो दोनों में लगभग 40 से 45 वर्षों तक चलता है बाबू। कितना तक, कहीं कहीं 50 भी मिलेगा, कहीं कहीं 45 से 50 मिलता है, तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि ये अवस्था मुख्य रूप से आप मान के चलिए कि 10 वर्ष की आयु से शुरू हुआ और लगभग 45 या 50 वर्षों की आयु तक ये जो अवस्थाएं होती है बाबू, ये चलता है ये अवस्था। इस अवस्था को हम आमतौर पर जन्म अवस्था कहते हैं, जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। हाँ, अब इस अवस्था में क्या होता है, अगर लड़का है और लड़की है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट गुण तो आपको देखने को मिलेगा बाबू। क्या क्या गुण देखने को मिलेगा, अगर लड़की है, क्या है बाबू, अगर लड़की है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, इसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अगर लड़की है तो इसमें क्या होगा, जो हिप्स होते हैं, ठीक है, कमर जो होते हैं वो हो गया, और जो है ना अगर बात कर लेते हैं चेस्ट, इसका विकास होता है बाबू, ठीक है ना, हिप्स और चेस्ट का विकास होता है, मतलब हिप्स हो गया और चेस्ट का विकास होता है किसमें, तो लड़कियों में। अगर वही हम लड़कों की बात कर लेते हैं तो लड़कों में क्या देखने को मिलता है बाबू, तो मूछ दाढ़ी आ जाते हैं, मूछ हो गया, सॉरी इधर होता है, मूछ हो गए और दाढ़ी जो है इसमें देखने को मिलते हैं। तो मूछ और क्या होते हैं बाबू, तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो दाढ़ी का जो है ना विकास होता है बाबू, बात समझ आ रही है इस अवस्था में। अब चलते हैं, और इसके अलावा ये जो अवस्था होती है इसमें बॉडी डेवलप करता है बाबू, क्या होता है, बॉडी डेवलपमेंट करता है, मतलब शारीरिक विकास होता है। इसको लोग कायिक विकास भी कहते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास, या इसको कायिक विकास भी कहा जाता है बाबू। कायिक मतलब शरीर का विकास होता है। ऐसे शरीर इसमें भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है, लेकिन शरीर बढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाती है, अलग अलग लड़कियों में ये आ जाएगी, लड़कों में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे वृद्धावस्था आएगा तो चाहे लड़का हो या लड़की, अगर लड़की है तो मासिक चक्र आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लड़का है तो फिर जो है ना क्या हो जाएगा, तो शुक्राणु बनना, स्पर्म बनना जो बंद हो जाएगा। मासिक चक्र नहीं आएगा तो ओवा का रिलीज नहीं होगा, बंधन बंद हो जाएगा, काम खत्म। चलिए ये तो हो गया 2 अंडाणु नहीं, शुक्राणु, अंडाणु भी नहीं बनेगा, शुक्राणु भी नहीं बनेगा, क्योंकि मासिक चक्र नहीं आएगा स्त्री में, तो अंडाणु नहीं बनेगा और शुक्राणु नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण ही समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पाचन की जो प्रक्रिया होती है बाबू, पाचन की क्रिया स्लो हो जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगा, कम जाएगा, खत्म नहीं होती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो क्या होती है, इनके अंदर जो हार्मोनल चेंजिंग हो रहे होते हैं वो बदल जाता है। हार्मोनल बदलाव जो होती है बाबू वो एकदम नहीं के बराबर हो जाता है, इसीलिए बहुत तरह की समस्याएं उनके अंदर आने लगती है। तो एक हो गया क्या, टोटल जो है आपको बताया गया अभी जस्ट जो हम चर्चा किए किसके बारे में बाबू, तो जीवन के अवस्थाओं के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारियाँ दी गई कि जीवन के अवस्थाएं होते हैं। मुख्य रूप से कितने अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाएं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बाबू वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है वो जनन की अवस्थाएं हैं, और लगभग सभी जीवों में होते हैं। ये पूरी जानकारी आपको दी गई। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक पूछिए और कमेंट में करके पूछिएगा। हम आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाते रहे, क्योंकि लाइव क्लास में जो दिक्कत आ रही थी कि ब्लर हो रहा था, आवाज़ क्लियर तो आ रही थी लेकिन वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था। लाइटिंग का इशू है, पता नहीं क्या हो रहा था, ऑटो फोकस ले रहा था। पहले तो ऐसा नहीं आ रहा था, कुछ लाइटिंग वाइटिंग का अब समझ नहीं आया, छोड़िए, तो उस पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। तो हम इसलिए सोचे कि चलिए वीडियो आपको बनाते हैं ताकि आपको नया चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं बाबू। अभी तो ये हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बाबू क्या होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, हाँ चलिए इसको हम फिट कर दिए ऐसे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो ज़रा समझिए आप। अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है बाबू, देखिए इसका नाम है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ
इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ऊंचा है यार, ध्यान देंगे। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की क्या बाबू, घटनाएं। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि लैंगिक जनन की कितने घटनाएं होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि लैंगिक जनन की कितने घटनाएं हमें देखने को मिलती है बाबू, ठीक है ना। तो जरा आप ध्यान दीजिए, तो अगर हम लैंगिक जनन की घटनाओं की अगर चर्चा करें तो हमें मालूम पड़ता है कि इसके मुख्य रूप से कितने घटनाएं होती है बाबू, 3 घटनाएं होती है। कितने घटनाएं होती है, 3 घटनाएं होती है। इन तीनों घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला की अगर हम चर्चा कर लेते हैं बाबू, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम जो होता है, चलिए तो इतना हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला क्या नाम होता है बाबू, जरा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला का नाम है प्री, देखिए बाबू ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो आप क्या कर लेंगे कि पढ़ते पढ़ते एक दिन में नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा हम थोड़ा सा कोशिश करें 1 सवा घंटा का वीडियो बना दें, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना हो सके। जल्दीबाजी में हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को कैप्चर कर ले जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट करके। तो आपको लगेगा कि जब बहुत बोर हो रहे हैं हम, तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर लीजिएगा, फिर दूसरे दिन देख लीजिए उसके आगे से, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है बाबू, क्योंकि वीडियो फिर जहाँ ज़्यादा एक ही जो है ना टॉपिक को ज़्यादा मैंने एक ही चैप्टर को बार बार 10 गो वीडियो रहेगा तो आपको बड़ा देखने में समय लगता है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एक ही वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं। आप अपना हिसाब से उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना दिन भी आप देख सकते हैं देख लेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बाबू क्या था, अभी भी देख रहे थे आप, लैंगिक जनन की घटनाएं, अवस्थाओं, हाँ घटनाएं की बात कर रहे थे। तो इसके कितने घटनाएं, तो मुख्य रूप से 3 घटनाएं। अब तीनों को लोग एक एक करके देखते हैं बाबू, पहला दूसरा और तीसरा करके देखते हैं। पहला घटना क्या है, तो पहला घटना का नाम है बाबू, ध्यान देंगे, पहला घटना का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, हिंदी लिख देंगे हम। दूसरा जो बोलते हैं बाबू, दूसरा जो कहते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिए, दूसरा को लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कोई दिक्कत। और तीसरा जो कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, जरा उस ध्यान देंगे यहाँ पर, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, उधर ऊपर लिखा हुआ है सही से। चलिए ध्यान देंगे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं बाबू, हिंदी में निषेचन बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसको हिंदी में बोला जाता है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। क्या हो गया बाबू, निषेचन पश्च घटनाएं। ये आपको जानकारी दी गई। ये 3 अवस्थाएं होते हैं बाबू, किसके होते हैं, तो अभी भी जस्ट हम चर्चा आपको कर रहे थे कि ये मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे किसको लेकर के, जरा ध्यान दीजिए। तो ये आपको हम जानकारी दे रहे थे कि ये मुख्य रूप से 3 घटनाएं होते हैं बाबू, किसके होते हैं, तो
लैंगिक जनन के कितने घटनाएं होते हैं बाबू? 3 होते हैं। अब इसमें बेस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने से पहले आपको जो है ना इन तीनों टॉपिकों को समझने से पहले आपको ये जानना होगा। आप पढ़े हैं कि लैंगिक जनन में अंडाणु शुक्राणु जो है ना बनता है, निषेचन भी होता है। तो जैसे क्या होता है बाबू, स्पर्म यानी शुक्राणु, क्या बाबू? शुक्राणु, एंड क्या? ओभा, बोले तो क्या? अंडाणु। ये दोनों जैसी आपस में क्या करती है बाबू? मिलती है। आपस में क्या करती है? मिलती है। जरा ध्यान दीजिए, जैसी क्या होती है बाबू? आपस में मिलती है। बात समझ में आ रही है? जैसे अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करती है? मिलती है। तो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो निषेचन कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिला तो इस क्रिया को हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताया गया कि जो निषेचन हुआ, अंडाणु शुक्राणु मिला, निषेचन हुआ, तो निषेचन से पहले जो हुआ, निषेचन जो पहले प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? निषेचन पूर्व घटनाएं। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा दूसरा कि जो देखिए अंडाणु शुक्राणु जो है ना, ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर मिलने से पहले, दोनों निषेचन करने से पहले जो भी प्रोसेस किया होगा या जिस परिस्थितियों से होते हुए या जिस कंडीशनों से होते हुए गुजरा होगा, तो उस पूरे कंडीशन या अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं बाबू? तो निषेचन पूर्व घटना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मिल गया, दोनों अंडाणु शुक्राणु बनने से पहले जो प्रोसेस हुआ तो कहलाया क्या? निषेचन पूर्व घटना। लेकिन जैसे अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल गया तो उसको क्या कहा गया बाबू? निषेचन। अब क्या हुआ कि निषेचन के बाद जैसे अंडाणु शुक्राणु मिल गई तो उसके बाद अब क्या होगा? तो आपको पता है कि भ्रूण बनती है, फिर उसका संतान का विकास होगा, जायगोट निषेचन के बाद जायगोट बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर संतान का विकास होगा। तो ये सब जो अवस्थाएं हो गई वो क्या माना जाएगा? तो निषेचन पश्च घटनाएं माना जाता है बाबू। क्या माना जाता है? तो निषेचन पश्च घटनाएं माना जाता है। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है? अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो आमतौर पर समझिए कि इसमें तो अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे। इसमें क्या होगा? इस अवस्था में, इस घटना में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी। निषेचन जैसी होगा तो क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। पहला तो क्या, सॉरी, युग्मनज बनेगा, जायगोट। पहला नंबर तो युग्मनज का विकास होगा बाबू, और दूसरा में क्या होगा? तो जायगोट बनेगा। भ्रूण हो गया, हाँ, युग्मनज, जायगोट बन गया। उसका फिर क्या बनेगा बाबू? भ्रूण का विकास होगा, ठीक है? अब उसका संतान बन जाएगा। तो निषेचन के बाद का प्रोसेस है। उससे पहले क्या होगा बाबू? तो पहले नंबर तो शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे, यानी इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या? गैमिट्स कहते हैं। गैमिट कहते हैं बाबू। क्या? इसको मेल गैमिट कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमिट। तो यहाँ पर पहला कंडीशन इसमें क्या होगा कि गैमिट बनेगा, गैमिट का फॉर्मेशन, निर्माण होगा बाबू। क्या होगा? गैमिट का निर्माण होगा, यानी गैमिट बनेगा। तो गैमिट का जब निर्माण होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या होगा कि जैसे गैमिट बनेगा, अंडाणु शुक्राणु बनेगा, ये 2 प्रकार के होगा बाबू। एक होगा क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या होगा बाबू? ओजेनेसिस। पहला हो गया बाबू क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा हो गया ओजेनेसिस। जैसे बन गया अंडाणु शुक्राणु, फिर उसका तीसरा जो इसमें, ये तो हो गया पहला, एक हो गया इतना प्रोसेस गैमिटोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस जो होगा बाबू, इसमें क्या होगा? इस अवस्था में तो गैमिट ट्रांसफर होगा बाबू। गैमिट क्या होगा बाबू? ट्रांसफर होगा। कोई दिक्कत? मतलब युग्मक का स्थानांतरण होगा। तो पहला आपको यहाँ जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पहला कंडीशन जो दी गई वो क्या दिया गया बाबू? जरा ध्यान दीजिए। पहला जो कंडीशन बताया गया कि पहला कंडीशन बताया कि युग्मक बनेगा, और दूसरा कंडीशन क्या बताया गया बाबू? युग्मक का स्थानांतरण होगा, ठीक है? जैसे दोनों बना और बनने का स्थानांतरित हुआ, एक दूसरे के पास आया, तो फिर क्या होगा? तीसरा कंडीशन आया बाबू कि आपस में मिल गया और निषेचित हो गया। क्या हो गया? निषेचित हो गया। क्लियर? अब चलते हैं। जैसे निश्चित हो गया तो फिर उसके बाद अगला स्टेप जो आएगा बाबू क्या होगा? युग्मनज, यानी इसको हम बोलते हैं जायगोट का निर्माण होगा।
क्या बनेगा वो, जायगोट। जैसे जायगोट बन गया तो फिर उसके कुछ समय बाद क्या होगा कि धीरे धीरे विकास करते हुए वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करेगा। वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास होगा। अब जैसे भ्रूण बन गया, ये बना, जैसे निषेचन हम ध्यान देंगे, पहले तो जो है ना अंडाणु शुक्राणु बने, इसमें शुक्राणु बना, इसमें अंडाणु बना। दोनों बनने के बाद जो है ना एक जगह स्थानांतरित हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ पास आने की कोशिश किया। मैथुन क्रिया करते समय कुछ आया, फिर अपनों से कुछ जना चल करके मोटाइल के माध्यम से, मोटाइल पढ़े ना, नॉन मोटाइल मोटाइल, उसके माध्यम से प्रोसेस करते हुए एक दूसरे के पास है, तो इसको ट्रांसफर कहा गया। युग्म का स्थानांतरण यानी अंडाणु शुक्राणु एक जगह दूसरे के पास चल करके आया, स्थानांतरित हुआ। अब जैसे हुआ तो स्थानांतरित हुआ, एक जगह पास आया तो मिल गया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। जैसे निषेचित हो गए बाबू, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो जरा ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे निषेचित हो गया तो युग्म जायगोट बन गया। अब जायगोट से फिर क्या हो गया, भ्रूण बन गया। अब भ्रूण से क्या होगा बाबू, तो जरा ध्यान देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग, संतान का विकास होगा। किसका विकास होगा बाबू, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान या संतति का विकास होगा। किसका विकास होगा बाबू, संतति का विकास होगा। बात समझ आ रही है, ये पूरी जानकारी आपको दी गई बाबू। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, तो एक बार ऐसे मिला देते हैं, और मिलाने के बाद क्या कर देते हैं, एक जगह साफ बना देते हैं। ठीक है, इसी पे तो खिचड़ पिचड़ हो गया है जरा, गिजर बिजर, मतलब कहने का पेचीदा हो गया थोड़ा, तो हम इसको साफ बना देते हैं, क्लियर। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ बनाते हैं बाबू, कि जब हम घटना पढ़ रहे थे तो कितने घटनाएं हमें देखने को मिले थे, तो हमें घटना देखने को मिले थे, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 3 घटनाएं मिले थे बाबू। कितने घटनाएं मिले थे, 3। अब कौन कौन था जरा ध्यान से देखेंगे। पहला जो घटना था बाबू, उसका नाम था प्री फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स। दूसरा का जो नाम था बाबू, क्या था नाम, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम था बाबू, फर्टिलाइजेशन नाम था। तीसरा जो कंडीशन था बाबू, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, तीसरा को हम लोग कह रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहे थे बाबू, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से लोग जान रहे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कह रहे थे। क्लियर हो गया भाई। अब चलिए तो जरा ध्यान दीजिए बाबू, ये पूरी जानकारी आपको दी गई। क्या दिया गया, जरा ध्यान से देखिए। तो जानकारी आपको दी गई आमतौर पर कि ये जो होते हैं अवस्थाएं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसकी अवस्थाएं बताया गया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं बाबू। किसके हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हिंदी में हम आपको बता दिए हैं कि ये किसकी अवस्था है बाबू, लैंगिक जनन की घटनाएं हैं। कितने घटनाएं आपको बताया गया, तो लैंगिक जनन के मुख्य रूप से है ना 3 घटनाएं बताया गया बाबू, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये पूरी जानकारी दी गई। इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन का घटना अवस्था। क्या बाबू, लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का घटनाएं, या लैंगिक जनन के घटनाएं, लैंगिक जनन के घटनाएं। तो लैंगिक जनन की घटनाओं की अगर हम चर्चा किए बाबू, तो हमें मालूम पड़ा कि इसके 3 घटनाएं हो गई। पहला हो गया क्या, तो अभी चर्चा हम आपको करके हुए बताएं कि पहला जो घटना हुआ बाबू, उसको कहा गया क्या, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा हो गया निषेचन, निषेचन, और ये हो गया निषेचन पश्च घटना। क्लियर। अब इसमें मेन जो बात है बाबू, निषेचन को लेकर के चला जाता है। अब निषेचन में क्या होगा कि अंडाणु शुक्राणु मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा उसकी बात करेंगे, और उसमें क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो जरा ध्यान देंगे। पहले नंबर तो इसमें जाना, इसके 2 अवस्थाएं होती है बाबू। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा अवस्था जो होता है इसमें वो होता है बाबू गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है बाबू, गैमेट ट्रांसफर होता है। चलिए 2 अवस्थाएं आपको जानकारियाँ दी गई, पहला दूसरा, इसके जो है ना टॉपिक बताया गया, पहला और दूसरा। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे।
अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि अंडाणु शुक्राणु जब निषेचित होती है, निषेचन मतलब आपको कई बार पढ़ाया गया कि अंडाणु शुक्राणु मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ये कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। उसके भी जो ना फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में? तो एम्पुला भाग में। ये पूरी जानकारी आपको ऑलरेडी दी गई है। तो यही प्रोसेस जो होती है ना, तो ये तो हो गया जनरली शरीर के अंदर वाले प्रोसेस, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो होते हैं आमतौर पर ये निषेचन दो प्रकार के होते हैं। अंडाणु शुक्राणु जब फ्यूज करते हैं तो ये दो तरह से फ्यूज करते हैं, एक शरीर से बाहर करते हैं तो दूसरा शरीर के अंदर करते हैं बाबू। तो शरीर के बाहर जब करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। और दूसरा पॉइंट जो होता है बाबू उसको बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए कि इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? इसको हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो हम हिंदी सबको लिख देते हैं। देखिए इसको हिंदी में लोग कहते हैं बाबू युग्मक जनन। क्या कहते हैं बाबू? युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। इसको क्या बोलते हैं बाबू? सब सट जा रहा है। युग्मक स्थानांतरण, जल्दीबाजी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। युग्मक स्थानांतरण, क्लियर। अब चलते हैं, ध्यान रहे। अगर हम बात कर लेते हैं इसको हम बोलते हैं क्या बाबू? बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं बाबू? बाह्य निषेचन कहते हैं। इसको लोग क्या कहते हैं? जरा ध्यान से देखिए, अंतः निषेचन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू? अंतः निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी चर्चा कर ले, इसके अगर प्रकारों की हम थोड़ा बात कर ले तो जरा ध्यान दीजिए बाबू। इसके अगर प्रकार की चर्चा करें तो इसके प्रकारों में हमें क्या देखने को मिलता है? तो जरा देखिए, इसके भी आपको जो है मुख्य रूप से दो प्रकार देखने को मिल जाएंगे बाबू। एक मिल जाएगा क्या? तो एम्ब्रियो, जो देखिए, हाँ, गैमिट जना, गैमिट टू जना, हाँ ध्यान देंगे तो गैमेट टू जाइगोट या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डायरेक्ट लिखवा देते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और दूसरा जो इसका हो जाता है बाबू हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, अभी दोनों को हम लोग थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों के हिंदी की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मनज का निर्माण कहते हैं। और इसको बोलते हैं भ्रूण जनन। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण जनन या भ्रूणभव भी कहते हैं बाबू। भ्रूण जनन या भ्रूणभव। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके हम लोग प्रकारों को और देख लें। तो जरा आप ध्यान से देखिए, इसके अगर हम प्रकारों की चर्चा करें बाबू तो इसके तो जरा देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर और सबके तो प्रकार विशेष होते नहीं है, इसके आपको प्रकार वैसे दिखेंगे नहीं, लेकिन कंडीशन कुछ कुछ सब में दिखती है। ये बाहर के प्रकार नहीं होते, लेकिन दिखेंगे कि कहाँ पर होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें और भी वैसा जो दिख रहा है ना यहाँ पर आपको ऐसे कुछ दिखेंगे नहीं, लेकिन तो भी इसमें भी वैसा कोई आपको जो है प्रकार देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कंडीशन दिखता है कि इस जीवों में किस में होगा, उसमें कैसा कैसा हो सकता है, या और भी जीवों में किस प्रकार से भ्रूण जनन हो सकता है, या फिर बाह्य निषेचन हो सकता है, अंतः निषेचन हो सकता है, या फिर स्थानांतरण कैसे होगा। ये आमतौर पर कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम लोग इसको चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इसके प्रकार है उसको हम लोग देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो आपको संरचनाएँ दिख रही है
क्या युग्मक जनन। तो युग्मक जनन जो होते हैं बाबू, इसके दो अवस्थाएं होते हैं या इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं आगे देखेंगे। और दूसरा कौन बोलते हैं, ओजेनेसिस। कहीं कहीं सिंगल सिंगल तो कहीं कहीं डबल डबल इंग्लिश मिलेगा, ओजेनेसिस। अब इन दोनों को अगर हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी भी इसके हम लोग दोनों को यहाँ पर बता देते हैं बाबू। तो जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों की अगर हिंदी की हम चर्चा करें तो इसको कहा जाता है शुक्राणु जनन। क्या कहा जाता है बाबू, शुक्राणु जनन कहा जाता है। और इसको कहा जाता है बाबू अंडाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो अंडाणु जनन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, इसको हम लोग बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बात क्या जाती है, अब होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये सब आपको जानकारियाँ दिए गए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हुई है, चलिए 1 घंटा कुछ 10 मिनट, अच्छा कोई बात नहीं है। तो आप जरा ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए। हम थोड़ा सा इसको फास्ट में क्विकली जो है खत्म करते हैं। सोमवार या मंगल को वीडियो डाल देंगे, आप आराम से पढ़ लेंगे बिंदास लास्ट तक, फिर क्लास में पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, तो यहाँ तक आपको जानकारी दिया गया बाबू। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हल्का, क्योंकि बहुत देर से जो है बोलते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे और चलेंगे, कंटिन्यू करते हैं। और एक वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो हम बना ही देते हैं, आज ख़त्म करते हैं पूरे चैप्टर को मोटा मोटी, जो है मेन टॉपिक जो है जो आपको ज़्यादा चाहिए। उसके बाद फिर जो है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में डीप चलेगा। मेन जो टॉपिक है, जो समझाने वाली बातें हैं, फटाफट हम उसको एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करते, चाहे जितना देरी टाइम लग जाए। प्रयास करते हैं कि इसको आज ख़त्म कर दें। इसमें हम लोग मेन टॉपिक को खाली कैप्चर करेंगे। चलिए, तो देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, जरा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा फिर। सॉरी, चलिए ठीक है। तो हम जरा ध्यान देते हैं और जरा समझिए। तो ये जानकारी आपको दिया गया किसको लेकर के, तो जरा देखिए। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस को लेकर के, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा पीछे से हम बैक ले लेते हैं और सबको समझाते हुए तब फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम अभी भी आपको चर्चा करते हुए बता रहे थे क्या, जरा देखिए बाबू। पहला नंबर तो हम आपको चर्चा कर रहे थे क्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे एक बार फिर से ये करके। देखिए, हम लोग क्या अध्ययन करते, जरा समझिए फिर से टॉपिक को देखिए। यहाँ पर टॉपिक देखने वाली बात क्या आ जाती है, जरा देखिए। पहला हम लोग जो देख रहे थे बाबू, क्या देख रहे थे, चलिए, तो हम लोग देख रहे थे लैंगिक जनन की घटनाओं को लेकर के। जब इसकी घटना की हम बात की तो हमें मालूम पड़ा कि इसके मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं। पहला घटना होता है जिसका नाम है बाबू, हिंदी में अगर बात कर लेते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, कोई दिक्कत, निषेचन पूर्व घटनाएं, क्लियर। और दूसरा जो है बाबू, निषेचन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया क्या बाबू, निषेचन। तीसरा इसकी जो अवस्था होती है बाबू, उसको लोग बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। इसको क्या कहा जाता है बाबू, निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद की घटना, पश्च मतलब बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यह बात आती है कि निषेचन, पहले तो इसको ये बेस है, इसी के आधार पर आपको जो है सीखना पड़ेगा। ये इसका आधार है बाबू, बेस है, इसी के आधार पर आप इसको सीख पाएंगे। ये इसका क्या है, बेस है। बेस बोले तो आधार, किसका है आधार बाबू, तो अगर हम बात कर लेते हैं निषेचन का, तो निषेचन का आधार कौन है, तो जरा ध्यान देंगे। सॉरी, लैंगिक जनन की घटनाओं का आधार कौन है, लैंगिक जनन की अगर हम घटना की बात करें तो इसकी जना क्या है बाबू, आधार क्या है, तो इसका आधार है निषेचन। इसी के अकॉर्डिंग हमें समझना और सीखना होगा। निषेचन में क्या होती है, जरा सोचिए। तो निषेचन में आपको आमतौर पर बताया गया था कि निषेचन में होती क्या है, तो मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती है। पहला नंबर अगर हम बात कर लेते हैं तो जो क्या होते हैं, स्पर्म, बोले तो क्या, शुक्राणु बाबू, स्पर्म। और दूसरा क्या होता है, ओवा, अंडाणु।
बात समझ में आ रही है। तो स्पर्म और ओवा यानी अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं बाबू। क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं या फ्यूजन करते हैं। देखिए फ्यूजन था वहाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ये फ्यूजन है, फ्यूजन और फ्यूजन था जो आपको हम अलाइन जनरल में पढ़ा था। इस बात का हाईलाइट कर दिए, याद रखेंगे, तो भूला नहीं जाना है। यहाँ पर होता मिलने के सेंस में, मिलना के सेंस में, ठीक है, या जुड़ना के सेंस में, ठीक है। फ्यूज किया या संयोग करना, इसको हिंदी में आप जहन अगर जहन नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हिंदी में आप याद रखिए, संयोग करना, संयोजन। संयोजन या फ्यूजन। अगर अंडाणु शुक्राणु संयोग करता है या फ्यूज करता है तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं। अगर अंडाणु शुक्राणु शरीर के बाहर अगर जाना क्या करता है बाबू, फ्यूज करता है। शरीर के बाहर, जीवों के शरीर के अगर बाहर जाना क्या करता है, बाहर, शरीर के बाहर क्या करता है, फ्यूज करता है। कहाँ बाबू, बॉडी के आउट या आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ बॉडी, आउट आउट ऑफ बॉडी। अगर अंडाणु शुक्राणु जो संयोग कर रहा था या फ्यूज कर रहा था बॉडी के बाहर करता है तो उसे लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य मतलब का, बाहर, और निषेचन मतलब का होना, अंडाणु एवं शुक्राणुओं का मिलना। अंडाणु एवं क्या बाबू, शुक्राणुओं का मिलना। बस में रही है। तो अगर अंडाणु शुक्राणु शरीर से बाहर मिलता है तो उसे लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्मेशन कहते हैं। लेकिन यही अगर शरीर के अंतः मतलब का, अंदर, क्या बाबू, अंदर, यही अंडाणु शुक्राणु शरीर के अंदर मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन किस में देखने को मिलता है, अंतर निषेचन। मानव में जहाँ जरा आप देखिए, मानव को आप जरा नोट करेंगे तो मानव में, जानवरों में, ठीक है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, कहाँ गया, हाँ हाँ। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देना चाहें, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको देना चाहें तो मानव हो गया, ठीक है ना, तो मानव हो गया, जानवर हो गया, मानव जानवर लिखते तो बहुत हो गया, ETC। इस समय अंतर निषेचन होता है। ज़्यादातर जलीय जीवों में बाह्य निषेचन होता है। जलीय जीवों की बात कर लेते हैं बाबू। जलीय जीव जितना तो ज़्यादातर होंगे उनमें क्या होती है, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा जहाँ ज़्यादातर सब में अंतर निषेचन होते हैं। जैसे जो उच्च स्तरीय जीव होते हैं उनमें अंतर निषेचन होता है, ठीक है। उच्च स्तरीय नहीं समझना है, जलीय जीव और ऐसे नॉर्मल, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी तो बेस बना लिए हम लोग, इसको सीख लिए निषेचन के आधार पर चलना। तो निषेचन से पहले क्या होता है, तो देखिए, तो निषेचन में क्या होता है कि अंडाणु और क्या बाबू, शुक्राणु दोनों आपस में मिल रहा है। तो निषेचन से पहले क्या होगा कि अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल रहा होगा, कि बन रहा होगा, दोनों हो रहा होगा। पहले बना होगा, फिर उसके बाद जो है एक दूसरे के पास आया होगा और तब न मिला होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अंडाणु शुक्राणु मिलने से पहले दो काम किया होगा। पहला तो क्या, अंडाणु शुक्राणु बना होगा। क्या किया होगा बाबू, पहला नंबर तो देखिए आप हम लिखा है, अंडाणु शुक्राणु पहले नंबर तो बना होगा। क्या होगा, बना होगा। तो बना होगा तो उसे क्या कहा गया, युग्मक जनन। क्योंकि अंडाणु शुक्राणु को ध्यान देंगे यहाँ पर, समझिए। पहले निषेचन से पहले क्या हुआ होगा बाबू, देखिए युग्मक को समझिए। युग्मक, युग्मक जो हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अंडाणु को और शुक्राणु को। अंडाणु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, इसको मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलिए दूसरा युग्मक होता है, क्या होता है, शुक्राणु। शुक्राणु को लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, नर युग्मक। क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसको क्या कहते हैं, नर युग्मक। तो जानकारी आपको हम दे रहे थे कि जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहा है, तो बनने की बात हो रही है, तो जैसी नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। यानी बताया गया कि निषेचन होने से पहले दो घटना हुआ होगा। कौन कौन, तो पहला तो अंडाणु शुक्राणु बना होगा,
ठीक है, और दूसरा दोनों आपस में मिला होगा। तो जैसे ही अंडाणु शुक्राणु बना तो उसको कहा गया क्या, युग्मक जनन। अब उसमें भी स्पेशल है बाबू कि अगर अंडाणु बना, ध्यान देंगे बाबू, क्या हुआ, अंडाणु बना तो क्या कहलाया और शुक्राणु बना तो क्या कहलाया। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात आ जाती है कि जब अंडाणु बना तो उसको अंडाणु जनन कहा गया। क्या कहा गया बाबू, अंडाणु जनन कहा गया। और जब शुक्राणु बना स्पेशली तो इसको क्या कहा गया, शुक्राणु जनन कहा गया। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा कि जना क्या होते हैं, किशोरावस्था की शुरुआती में ही अगर लड़की है तो ये क्षमता कब आ जाती है, तो 9 से 11 वर्षों की आयु में आ जाती है बाबू। ये आपको पढ़ाया गया होगा, बहुत पहले भी हम कभी चर्चा किए होंगे, ठीक है ना। तो कब आ जाती है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो जानकारी है कि 9 से अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 वर्ष की आयु में ये प्रक्रिया स्त्रियों में शुरू हो जाती है। लेकिन और कब तक चलती है ये प्रक्रिया, लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 45 वर्षों तक चलती है बाबू। कितना वर्षों तक चलती है, तो 40 से 45 वर्षों तक चलती है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, हम शुक्राणु जनन की बात कर लेते हैं। तो शुक्राणु जनन में देखा गया कि शुक्राणुओं का निर्माण, हाँ ध्यान रहे, ये अंडाणु जनन जब भी होगा तो गर्ल्स में या वुमेन में होती है बाबू। वुमेन बोले तो स्त्री, गर्ल्स में या वुमेन में, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, ये पूरी जानकारी आपको दी गई कि अंडाणुओं का निर्माण कैसे होती है। अब ध्यान देने वाली बात आ जाती है कब होती है और कब तक होती है। अब देखना यहाँ पर बात आ जाती है क्या, कि जो शुक्राणु जनन है ये कब जनन प्रोसेस होती है। तो हम आपको पढ़ाते हैं कि 11 से 13 वर्षों की आयु में शुरू होती है बाबू। और ये लगभग चलता कितना तक है, तो 40 से 45 तक। कितना तक चलता है बाबू, तो 40 से 45 वर्षों तक चलता है। चालीस से कितना बाबू, तो 45 वर्षों तक ये चलता है। ये बात क्लियर हो गई, जरा ध्यान देंगे। ये पूरी जानकारी आपको दी गई कि 40 से 45 वर्षों तक ये प्रोसेस चलता है, ध्यान रहे। तो जानकारी दी गई कि जब बना अंडाणु शुक्राणु, जब से जब तक बना तो इस क्रिया को अंडाणु जनन कहा गया, और जब से जब तक शुक्राणु बना उसको शुक्राणु जनन कहा गया। और दोनों को मिला दिए तो क्या कहलाया, युग्मक जनन कहलाया। तो पहला निषेचन होने से पहले युग्मक जनन होती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु बनती है। मतलब है कब से कब तक बनती है, पूरी बात बताई गई। अब चलते हैं, फिर क्या होता है कि जैसे अंडाणु शुक्राणु मिला तो मैथुन क्रिया लोग करेगा, मेल और फीमेल करेगा ना, मेल फीमेल है मेल है, तो दोनों करेगा। तो जब दोनों करेगा तो जना क्या होगा कि पुरुष के शरीर से शुक्राणु जाएगा अंडाणु के शरीर के अंदर। तो जैसे जाएगा तो अपने स्थान को बदलते हुए फैलोपियन ट्यूब में दोनों आएगा ना, तो उसी को कहा गया क्या, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण हुआ, और जैसे युग्मक का स्थानांतरित करते हुए एक दूसरे के पास आ गया, तो जैसे पास आ गया तो उस पास आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं या संयोजन कहते हैं। फ्यूजन या क्या बोलते हैं, संयोजन कहते हैं। तो जैसे ही हुआ तो इस क्रिया को हम क्या कह दिए, निषेचन कह दिए। अब निषेचन हो गया, यानी निषेचन जैसे हुआ तो फिर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए बाबू। निषेचन के बाद क्या हुआ, तो युग्मनज बनेगा बाबू। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। जैसे निषेचन होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, तो युग्मनज का निर्माण होगा, यानी जायगोट बनेगा। क्या बनेगा बाबू, युग्मनज, जायगोट बनेगा। जरा समझिए इधर, क्या बनेगा वो, जायगोट बनेगा। बात समझ आ रही है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। अब क्या होगा, युग्मनज जैसे बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, भ्रूण का विकास होगा। किसका विकास होगा, वो भ्रूण का विकास होगा। तो भ्रूणों के बारे में क्या करना, अध्ययन करना, या ऐसा भी कर सकते हैं जायगोट से जो है किसका निर्माण हो जाना, जायगोट टू एम्ब्रियो। बोले तो जायगोट से क्या बन जाना, भ्रूण बन जाना, भ्रूण जनन कहलाती है। और ध्यान रहे, युग्मनज का निर्माण मतलब गैमेट टू, ध्यान देंगे इसका दूसरा नाम जो है ना, इसको इसमें क्या होगा कि गैमेट टू हो जाएगा, गैमेट टू जायगोट, यानी गैमेट से जायगोट बन जाना कहलाता है क्या, बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। का दूसरा नाम गैमेटोजेनेसिस होता है, सॉरी, हाँ जायगोट, हाँ युग्मनज का निर्माण हो जाना। तो युग्मनज का, जायगोट का निर्माण हो गया बाबू। क्या, युग्मनज का निर्माण हो गया कब, जब गैमेट से जायगोट बना। अब जैसे भ्रूण जनन किसको बोलते हैं, तो जायगोट टू एम्ब्रियो, यानी जायगोट से क्या बन जाएगा, युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण। तो इसको बोलेंगे भ्रूण जनन या भ्रूण भाव। क्लियर हो गई पॉइंट। चलिए, कुछ कुछ भ्रूण भाव अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ जीवों में यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक हम जहाँ चर्चा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं, इसको हम थोड़ा मिला देते हैं और उसके बाद तक फिर हम चर्चा कर देते हैं। जरा देखिए, एक जगह इसको कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा
स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा हो जाए। चलिए, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेने में मदद करेगा बाबू, जरा ध्यान दीजिए। चलिए हो गया, इधर थोड़ा बहुत कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, युग्मन लिखा हुआ। अब चलते हैं, ये हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं और कंटिन्यू इसको करते हैं। तो देखिए जरा समझिए, हम चर्चा क्या कर रहे थे। तो भ्रूण जनन, कुछ कुछ जीवों में क्या होती है बाबू, जरा समझिए। कुछ कुछ जीव जो होते हैं अंडप्रजक होते हैं। इसमें मेन टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं बाबू, सभी टॉपिकों को हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वन शॉट वीडियो है तो मेन टॉपिकों को कैप्चर हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो टॉपिक रहेगी वो हम आपको ऑफलाइन क्लास में ज़्यादातर देंगे, इस बात का ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक टॉपिक हो गया अंडप्रजक, वैसे जीव जो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, या क्या देते हैं बाबू, अंडा देते हैं। वैसे जीव जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। तो उन सभी तमाम जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंडप्रजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, मुर्गी, टर्की, बत्तख, बतख हो गया, या बहुत सारे पक्षी भी हो गई, मगरमच्छ, टिसी, सांप जो है, बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर हो गई। अब जब ध्यान से देखिए बाबू, बात आ जाती है किसको लेकर के, सजीव प्रजक को लेकर के, सजीव प्रजक को लेकर के। क्या हो गया बाबू, सजीव प्रजक हो गए। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, बल्कि डायरेक्ट संतान को जन्म देते हैं। किसको देते हैं बाबू, संतान को जन्म देते हैं। किसको देते हैं, संतान को जन्म देते हैं। तो वैसे जीवों को संतान को जन्म देते हैं। बात समझ रहे हो। तो जब संतान को जन्म देते हैं तो वैसे जीवों को हम क्या कहते हैं, तो सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मानव को देख लीजिए। मानव क्या है भाई, तो मानव आपको देखने को मिलेगा कि सजीव प्रजक है। क्या है बाबू, तो मानव जो है वो है सजीव प्रजक, मानव हो गया। अब चलते हैं, जानवर में भी बहुत सारा जानवर हो गया, गाय, भैंस, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कंगारू, ईटीसी, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी जीव देते हैं उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें 2-4 पॉइंट आगे की बात कर लेते हैं और देखते हैं। जहाँ तक बात आ जाती है निषेचन से जुड़ा हुआ कुछ हम बात करते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन के प्रोसेस करते हैं। कुछ टॉपिक, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। कुछ जीव ऐसे होते हैं बाबू, जरा ध्यान दीजिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के क्या कर लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। ध्यान देंगे, क्या करते हैं बाबू, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं। चलिए, तो देखिए, तो क्या करते हैं बाबू, तो जरा जानकारी आपको हम दे रहे थे कि बिना निषेचन के जो है ना अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। बिना निषेचन के जो है ना संख्या वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम लोग आमतौर पर जो है ना देखते हैं, जैसे जो जीव बिना निषेचन के क्या किए, संख्या को बढ़ाए, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। एक क्रिया जो है ना आपको बताएंगे बाबू, अनिषेक जनन क्या है, ये किसमें देखने को मिलती है, तो जरा ध्यान देंगे। छिपकली के अंदर देखने को मिलेगा। टर्की हो गया, ठीक है ना। पक्षी कुछ में, पक्षी में सब में नहीं होती है, पक्षी तो जो है ना कुछ में होती है, अपवाद टाइप के। जैसे हो गया, आप छिपकली में देख सकते हैं ऐसा प्रोसेस, टर्की में हो गया, ईटीसी, ऐसे भाई और भी बहुत सारे जीव हैं। लेकिन इतना कम से कम आपको याद रखना है कि सजीव प्रजक जो है ना, सॉरी अनिषेक जनन किन में होती है। और अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है कि बिना निषेचन के संख्या बढ़ाना या जन्म करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा लोग नेक्स्ट
चलते हैं स्लाइड की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जरा ध्यान से देखिए, कुछ कुछ इधर भी हम लोग देखते चले जाते हैं टॉपिकों को। अब ये सब टॉपिक हो गए। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो गैमिट, युग्मक भी होते हैं बाबू। तो जो गैमिट होते हैं ना, ये जीवों में जो युग्मक होते हैं, जैसे युग्मक, ठीक है ना, गैमिट, ये अलग अलग तरह के होते हैं बाबू। समयुग्मक होते हैं, विषमयुग्मक होते हैं, असमयुग्मक भी होते हैं। समझ रहे हैं बात को? मतलब अंडाणु शुक्राणु अलग अलग कैसे है, तो वैसे भी जो है गैमिट अलग अलग तरह के जो है देखने को मिलते हैं। 3 तरह के देखने को मिलते हैं। होशियारी है, कहीं कहीं 2 पढ़ने को मिलेगा, कहीं कहीं 3, समयुग्मक, विषमयुग्मक, असमयुग्मक। होशियारी है तो ऐसे करके जो है ना, तो ये युग्मक आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह से। उसी के हिसाब से इसको आप जो है ना अध्ययन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये पूरी जानकारियाँ दी गई बाबू। बहुत हो गया, अब थक गए बोलते बोलते, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब अध्ययन करेंगे। ऐसे लगभग इसका 80। हाँ, अब इसके बाद फिर जो है टॉपिक कुछ कुछ बचा हुआ है जो हम लोग देखेंगे, जैसे अंतः निषेचन एवं बाह्य निषेचन। निषेचन में अंतर, ठीक है। दूसरा जो है ना, अगर हम लोग देखें टॉपिक, तो अलैंगिक जनन एवं जनन, लैंगिक जनन में अंतर। समय कम है तो थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, फिर बाद में इसको बढ़िया से लिखेंगे, परेशान नहीं होना है, फ्रेश लिखेंगे एकदम, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में है इसलिए। चलिए, बहुत टाइम से बोलते बोलते थक गए हैं। चलिए देखिए, तो अंतर्निषेचन जो है ना, बाह्य निषेचन में अंतर हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। फिर हम लोग देखेंगे चल बीजाणु, जो आपको ऑफलाइन क्लास में तो करा दिया गया, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करवाए हैं। जैसे चल बीजाणु एवं क्या, अचल बीजाणु में अंतर, ठीक है। इटीसी, ऐसे इटीसी और बहुत सारा टॉपिक जो है, जो बचा हुआ लास्ट में जो शेष टॉपिक रहेंगे, जो शेष बच गए हैं टॉपिक, इतना में कैप्चर नहीं हो पाए हैं। शेष जो पॉइंट्स या टॉपिक है, पॉइंट्स या क्या है टॉपिक है, उन सभी को हम लोग लास्ट क्लास में हम कैप्चर कर लेंगे। चलिए, तो आज का क्लास जो है ना द एंड होता है। फिर हम लोग जो बचा हुआ है इसका, आज का क्लास जो है ना द एंड होता है बाबू, और जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस 1 शॉट का पहला वीडियो हो जाएगा, और 1 शॉट का एक और वीडियो आएगा जो आपको पूरे से चैप्टर को हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। हाँ, इसमें जो है ना गैमेटोग्राम में हम लोग जो है गुणसूत्रों की संख्या देखते हैं। इसमें हम लोग जीवन काल नहीं देखे हैं, क्योंकि आपको पहले पढ़ाया गया है। तो बहुत सारे जो टॉपिक वैसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको चर्चा इसमें और अगले वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए, बहुत हो गया, ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगी तो आपको ज़रा दिक्कत होगा, समय लगेगा बहुत देखने में। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे और बात करेंगे। आप मन से पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों के बीच में शेयर करिए, बच्चों को बताइए, और ऑफलाइन क्लास के बारे में भी जानकारियाँ दीजिए। और हाँ, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जो है ना क्लास जो है ना, आपको जो है ना एड्रेस आपको सिन्हा कॉलेज मोड़ पर है, और नागा बिघा भी है। तो आप बेहिचक आएँ और बेहिचक पढ़ें। ज़्यादा ज़्यादा जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप सबसे अच्छा है कि कॉल कर लें। अधिक जानकारियों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा समझिए, आप सबसे अच्छा है कि इसको कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। मोबाइल नंबर हम आपको दे देते हैं 9852677102, ठीक है ना। बाय दीपक सर। बायोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये आपको दिया गया। ऐसे दीपक सर औरंगाबाद में अलग अलग जो है ना मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी की बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी है। तो चलिए, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे और बातें करेंगे। और जो भी डाउट होगा तो बेहिचक पूछते रहेंगे, ठीक है। चलिए।